इंजीनियर साहब की जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो आ चुका है। उस एफआईआर में से मुझे 9 मई की स्मेल आ रही है। सलमान सफदर साहब बहुत बड़े वकील हैं, वो भी थे, वो इमरान खान साहब के वकील थे, और इस तरह बुरहान मुअज़्ज़म साहब, इसमें कोई बड़ा नाम आप लें वो वहां आपको मिलेगा कि वहां से जूतियां घिस गई हमारी वकला की, एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ठीक है। कभी एटीसी से ऊपर हम हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट से केस अभी पेंडिंग होता था तो फिर नीचे दोबारा आ गए, नीचे से डिसमिस हुई, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में पेंडिंग है बेल, तो कुछ सेक्शन और ऐड कर दिए गए, ठीक है। लो जी, हाई कोर्ट ने कहा फिर वापस चले जाएं, फिर वहां से वापस आ गए। इस केस में मुझे सेम उसी तरह की स्टोरी जो है वो नजर आ रही है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं फिर वही कहूंगा, इस आग पे पानी डाला जाना चाहिए, मामले को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इसी में सब की बेहतरी है। लेकिन मामलात मुझे किसी दूसरी सिमत में जाते नजर आते हैं। ये रहनुमा जो है टीएलपी के, ये अब जो है इनका जल्द बाहर आना नजर नहीं आ रहा। तो 96/23 का पूरा सीन जो है वो मेरे सामने घूम रहा है, और मैं उसी हवाले से इसको देख रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में ये उसी तरफ ये मामला जा रहा है, और जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट, और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के बारे में अपडेट मैं दूंगा, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। इसके अलावा टीएलपी के रहनुमाओं के अगेंस्ट जो एक एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है मैं पेश करूंगा, लीगल व्यू उसके ऊपर मैं पेश करूंगा। उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, उसके से रिगार्डिंग टीएलपी को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और अब टीएलपी के लिए कौन सा मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इसमें वजाहत कर दूं, जैसे मैंने इंजीनियर साहब के ऊपर जो एफआईआर थी उसका एक लीगल व्यू पेश किया था, इसका मतलब भी वही है कि चूंकि इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लिहाजा उसमें जो सेक्शन अप्लाई किए गए मैं उनकी ऊपर बात करूंगा। उस हवाले से इसका मैं एक अपना बतौर एक कानून के तालिब इल्म उसमें अपना एक व्यू पेश करूंगा। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस पे कमेंट जरूर करें। अब सबसे पहले तो मैं आपको इंजीनियर साहब के मुकदमा के बारे में अपडेट दी दूं। इंजीनियर साहब की जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो आ चुका है, वो मैं आपसे अलग व्लॉग में उसके ऊपर बात करूंगा, उसके ऊपर अपना मैं व्यू पेश करूंगा। उसमें कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने किन चीजों के ऊपर फोकस किया है, लिहाजा अब हाई कोर्ट में बेल फाइल करने का फैसला है और हाई कोर्ट में बेल फाइल की जाएगी। अब बात करते हैं टीएलपी के रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर का जो मामला है। वो जैसे आपके इल्म में है कि इतवार और सोमवार की दरमियानी शब्द जो है, यानी कि वी इन द वी आवर्स ऑफ मंडे कहना चाहिए, सोमवार के अर्ली जो है सुबह 3:30 बजे के करीब जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस की तरफ से, और उसके बाद वो सारा मामला हुआ, और उसके नतीजे में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। उस एफआईआर में से मुझे 9 मई की स्मेल आ रही है। ऑलमोस्ट उस तरह के ही मामलात हैं, और मैं उसमें उसी तरह के मामलात टीएलपी के बारे में देख रहा हूं, जैसे कि हमने पीटीआई के बारे में देखने को मिले कि उस 9 मई के बाद पीटीआई पर एक इब्तला का दौर शुरू हुआ, एक मुश्किल पीरियड शुरू हो गया। ऐसा ही पीरियड मैं जो है टीएलपी के बारे में देख रहा हूं, और मैं ये उस दिन से कह रहा हूं, आज से नहीं, मैं उस दिन से ये कह रहा हूं, और अब हालात ऐसा ऐसा वो सामने वैसे ही आ रहे हैं। मैं फिर वही बात करूंगा, जब मैंने इंजीनियर साहब के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई और इसके ऊपर मैंने बात करना शुरू की, इसके ऊपर लीगल व्यू पेश किया, तो उसमें बहुत सारा रिएक्शन मुझे आया उलमा इकराम की तरफ से भी। और जब मैं कभी उसमें बात करता था कि जी इस आग पे पानी डालें, तो उस पर हमारे उलमा इकराम बड़ी एतराज करते थे कि ये क्या बात हुई, ये एक ऐसा जुर्म हो गया है और उसमें आप इसको ठंडा करने की बात करते हैं, ये है वो है। मैं अब भी वही बात कर रहा हूँ। आज भी मैं इस टीएलपी के जो रहनुमाओं के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस पेश करूंगा, लीगल व्यू दूंगा, और उसमें भी मैं यही बात करूंगा, अब इस आग को भड़काने की बजाय इस पे पानी डालने की जरूरत है, रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है, मामला को ठंडा करने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि 9 मई के केसेस मैंने किए हैं और मुझे उनका इल्म है, उसमें जो मुश्किलात थी, जो मामला थे, तकरीबन इस एफआईआर कि में ऑलमोस्ट उसी तरह के मामलात हैं। 9 मई का केस
ऐसा केस था, एक बड़ा केस था, और उसमें पर्टिकुलरली जो एक बड़ी मशहूर FIR थी 96/23 96/23 जो है कोर कमांडर हाउस वाली FIR, उसमें 1500 के करीब नामालूम अफराद डाले गए थे और नॉमिनेटेड अफराद थे, और बाकी 1500 के करीब नामालूम अफराद थे। बहुत बड़ी FIR थी, उसमें PTI के चेयरमैन इमरान खान का भी नाम था और बाकी बड़े बड़े PTI के लोगों के नाम थे नॉमिनेटेड, बाकी कोई 1500 के करीब नामालूम अफराद थे। इस FIR में 3000 से 3500 अफराद जो है वो नामालूम अफराद में डाले गए हैं, और मुझे इल्म है कि वो जो 1500 अफराद नामालूम डाले गए थे, उस जेल में फिर क्या कुछ हुआ, कितने ही लोग पकड़े गए और कितने ही लोगों को जो है वो अदालतों में वो लाया गया और मामला हुआ, और बड़ी मुश्किल से उनकी बेलें हुई या जो भी मामला हुए। वो एक लंबी स्टोरी है, और ये वो FIR है या वो ये वो केस है जिसमें मैंने देखा कि आम वकील से लेके भी यंगस्टर्स लॉयर, जो यंग लॉयर्स है, उनसे लेके बड़े बड़े जो वकील हमारे चोटी के हैं वो इस FIR में थे। इसी FIR में 96/23 में मैं भी कुछ मुलजमान का केस प्लीड कर रहा था। तो इसी 96/23 में जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बहुत बड़े वकील हैं, वो भी थे, वो इमरान खान साहब के वकील थे, और इस तरह बुरहान मुअज्जम साहब, इसमें कोई बड़ा नाम आप लें वो वहाँ आपको मिलेगा। इवन के रावलपिंडी से भी वकला आके यहाँ पे केस प्लीड करते रहे कुछ मुलजमान का, और लाहौर के तमाम बड़े जो वकला थे वो इस केस में ऑलमोस्ट जो अपीयर होते रहे वन वे और द अदर। तो वो FIR जो थी, जिस अंदाज में मुलजमान का को एक मसला परेशानी और मसाइल का एक लंबा सिलसिला था जो उसमें से मुलजमान गुजरे, और जो है वकला की भी, इसमें मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं है अगर मैं ये कहूँ, और ये मैंने कई बार कहा है इसके ऊपर, कि वहां से जूतियां घिस गई हमारी वकला की, एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ठीक है। कभी ATC से ऊपर हम हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट से केस अभी पेंडिंग होता था तो फिर नीचे दोबारा आ गए, नीचे से डिसमिस हुई, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में पेंडिंग है बेल, तो कुछ सेक्शन और ऐड कर दिए गए, ठीक है। लो जी, हाई कोर्ट ने कहा फिर वापस चले जाएं, फिर वहां से वापस आ गए। एक अजीबो गरीब जो है वो एक सिलसिला उसमें देखा। फिर उसमें जेल ट्रायल भी उसमें उस बाद में स्टार्ट हुआ और मैं उसमें भी जाता रहा। तो बहरहाल ये मामला जो है ना, ये इस तरह का, इस केस में मुझे सेम उसी तरह की स्टोरी जो है वो नजर आ रही। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं फिर वही कहूँगा, इस आग पे पानी डाला जाना चाहिए, मामले को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इसी में सब की बेहतरी है। लेकिन मामलात मुझे किसी दूसरी सिमत में जाते नजर आते हैं। अब मैं FIR की तरफ आता हूँ। FIR बहुत बड़ी है, लंबी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनके मैं नाम पढ़ दूंगा, और बाकी मैं इसके जो क्रक्स है FIR का मैं बताता हूँ। FIR का नंबर जो है ये है 2392/2392 2392/25 FIR का नंबर है। थाना जो है सिटी मरीद के है, जिला शेखुपुरा, और इस FIR की जो तारीख व वक्त वकूआ है ये 8:25 AM 13 उनके मंडे की सुबह का ये टाइम रखा हुआ है, 8:30 बजे का, 8:25 का। और ये ऑपरेशन जैसे मैंने बताया 3:30 से 4 के दरमियान शुरू हुआ, और ये फिर जो है कुछ 7 बजे तक ऑपरेशन ये जारी रहा था। उसके बाद ये FIR दर्ज हुई। ये मोहम्मद अफजल इसके कंप्लेनेंट हैं, SHO SI हैं और थाना सिटी मरीज के। और इसमें जो अहम बात है, तकरीबन 32 के करीब इसमें सेक्शंस लगे हैं, हाई डेंजरस है। ये याद रखा जाए कि इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो 295C का एक सेक्शन या एक पैका एक्ट का जो है वो सेक्शन 11 जो है उसमें अप्लाई किया गया था, जबकि इसमें 32 के करीब 32 जो है वो सेक्शन लगाए गए। हाई हीनियस सेक्शंस हैं, उनमें कई जो है वो बहुत ही हीनियस हैं, जिसमें 80A के सेक्शन 76 और 780A भी है, और वो सबसे हीनियस हैं जिसमें बेल ही नहीं होती। और वो मामला 80, अब जाहिर है जब 80A का सेक्शन लग जाता है किसी FIR के अंदर, तो उसकी जो ट्रायल है वो ATC में होता है, और उसकी बेल के लिए अब ATC में जाना पड़ता है। और वो एक अलग से बिल्कुल माहौल है ATC का, और वो उस तरह का सेशन कोर्ट का माहौल नहीं होता, ना ही उस तरह की आप मामलात उसमें बेल में या ट्रायल में मिलते हैं। बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक सिनेरियो उसमें होता है, और ये उसमें वही है। इसमें 302 से लेके 324 भी, और सारे बगावत के सेक्शन भी हैं, और जो है सरकारी जो अहकामात को ना मानने के, अनलॉफुल असेंबली की, कोई सेक्शन उठाएं जो खतरनाक है, और वो आपको इस FIR में मिलेगा। 32 सेक्शन थोड़े मामूली नहीं है। इंजीनियर साहब के ऊपर 2 सेक्शन थे, जिनमें एक ही
हीनियस था 295C वाला। अब यहाँ पे 32 सेक्शन है, सारे के सारे ऑलमोस्ट हीनियस हैं चंद को छोड़ के, और वो भी जो है ना अब इनमें इस हवाले से ये मैं इसमें ये चीजें देख रहा हूँ। बहरहाल इसके मैं सेक्शन पढ़ देता हूँ जस्ट, और मैं कुछ दरमियान में चीजें शेयर करूंगा, बाकी इसके ऊपर अपना लीगल व्यू मैं दूंगा। इसमें सेक्शन जो है वो 302, ये सबसे पहले सेक्शन में पढ़ूंगा। ये जो ताजीरात पाकिस्तान है पीपीसी है, उसके सेक्शन 302 है, 345 है, 431 है, 120B, 121A, 143, 144, 145, 147, 148, 149, ये जो अनलॉफुल असेंबली और जो ये सारे मामला उसके अंदर जब भी होता है इस तरह, तो ये सेक्शन तो ऑलमोस्ट इस तरह की एफआईआर में हर जगह होते हैं। 140, 186, 427, 115, 116 पीपीसी, 114, 188 और 290, 291, 324 इक़दाम कत्ल का जो का सेक्शन है, 341, 365, दैट इज ऑल्सो हीनियस वन। और इसमें ये मैं बता दूं, एक चीज रह गई, इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है एसएचओ, वो थाना फैक्ट्री एरिया उसकी शहादत हो चुकी है, दैट इज वेरी डेंजरस। और ये बात इसके ऊपर इस वजह से ये सारे सेक्शन मर्डर के इसमें एप्लीकेबल हैं, और ये इस आने वाले दिनों में इस हवाले से मामला जो है वो इस तरफ बड़े खतरनाक तरीके में जा सकते हैं, जिसमें ये रहनुमा जो है टीएलपी के, ये अब जो है इनका जल्द बाहर आना नजर नहीं आ रहा। उसके बाद 341, 365, 353, 353, 395, 440 और 505 और 504, ये तो हैं सेक्शन उसके ताजीरात पाकिस्तान पीपीसी के। अब 88 के सेक्शन जो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का जो है सेक्शन 6, सेक्शन 7, और बहुत ही जो है वो डेंजरस और बहुत ज़्यादा हीनियस सेक्शन इस हवाले से है। और उसके बाद फिर जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है 1960, उसका 16 MPO जो वो भी लगा हुआ है। और उसके अलावा पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 जो है उसका 13(2)A, यानी कि वो नाजायज असले वाला सेक्शन जो है वो भी इसमें एप्लीकेबल है। अच्छा, ये तो हो गया ये एफआईआर का सेक्शन के हवाले से बात। अब एफआईआर तो चूंकि बहुत बड़ी है, इसमें मतन काफ़ी है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ ये पढ़ूंगा। बताना मकसूद ये है कि ये एफआईआर अब 96/23 है, एफआईआर 96/23, उसको सामने रख लें, या उस झैल में लाहौर में जो एफआईआर दूसरी दर्ज हुई थी या दूसरे भी जगहों पे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक उसमें एफआईआर 96/23 ही थी, कोर कमांडर हाउस वाले। बाकी भी एक दो जो हुई थी वो उनका उठा के उनको देख लें और इस एफआईआर को देख लें, बिल्कुल आपको सेम उस तरह का मामला मिलेगा। उसके अंदर 1500 के करीब नामालूम अफराद डाले गए थे, और उन 1500 के कह लें कि की वजह से कितने ही लोग पुलिस ने पकड़े थे ये मुझे ही पता है, या वो वकला जो ये इस केस में प्लीड करते रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुलजमान को केस में पेश होते रहे हैं, उनको पता है कि इसमें फिर कितना लंबा एक सिलसिला चला था और कितने ही लोग पुलिस ने पकड़े थे, और उसको नामालूम 1500 में की वजह से कितने ही लोग उसके दरमियान जो लाए गए। अब चूंकि यहाँ 3000 से 35 है, उससे डबल फिगर है, डबल से भी ज्यादा। अब अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, और उस सिलसिले में ये मामला हो भी चुके हैं। अब इसमें 2 एफआईआर मजीद दर्ज हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त 2 एफआईआर जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, दर्ज हो चुकी हैं। इसमें अगरचे कि इस एफआईआर में 4 लोगों को मौके से गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन अब वो जो दूसरी एफआईआर है उसमें बहुत से और लोगों को गिरफ्तारी तकरीबन 100 प्लस वो डाल दी जा चुकी है। इसमें चूंकि एक जो है पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ है, 2 के बारे में उन्होंने बताया लापता है, वो भी इस हवाले से खतरनाक है कि उनके बारे में क्या बनता है, उसके बारे में वो सेक्शन उनके ऊपर डेवलपमेंट जब इन्वेस्टिगेशन होती है और कल को जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें वो कैसे और सेक्शन कौन से ऐड होते हैं, वो भी एक अलग बात है। फिर जो है पुलिस वाले कुछ जख्मी हैं, पुलिस के अपनी फिगर्स के मुताबिक जो है वो 112 के करीब वो बता रहे हैं, 115 के करीब वो बता रहे हैं। डीआईजी फैसल कामरान जो है उन्होंने इसके ऊपर एक काफ़ी जो है ना एक प्रोग्राम जो है उसके अंदर
टीवी प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से इसको काफी चीजें बताई हैं। तो लिहाजा इस हवाले वो जो चीजें वो फैक्चुअल, अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि वो उनमें क्या रियलिटी है क्या नहीं, लेकिन सरकार का मौकफ हमारे सामने आ चुका है और उसको सामने कर रखें, इस FIR को सामने रखें और DIG साहब की बात को सामने रखें, इस मौकफ को सामने रखें जो उनके पास वो उन्होंने फरमाया कि फुटेजेस हैं और कुछ उन्होंने रिलीज भी की हुई है, बताया भी है, वो सारा उन सारी बात को सामने रखें तो 96/23 का पूरा सीन जो है वो मेरे सामने घूम रहा है और मैं उसी हवाले से इसको देख रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में ये उसी तरफ ये मामला जा रहा है और जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। बहरहाल ये सारी वही लैंग्वेज है या उसी अंदाज में है कि कैसे लोग जो है उसके डंडों सोटों से मसला थे। इसमें जो नॉमिनेटेड हैं वो दोनों भाई जो है TLP के जो सरबराह हैं हाफिज साद रिजवी साहब और उनके भाई अनस रिजवी साहब, वो दोनों नॉमिनेटेड हैं, प्लस उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो सारी इसके अंदर नॉमिनेटेड है। ये सारा उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि इसी स्नाब ऊपर जो स्टेज से उन्होंने बताया कि ये फलां लोग हैं और ये मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूँ जिससे पता जो नाम जो उन्होंने बड़े बड़े अंदर डाले हुए हैं वो हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी के अलावा अलामा फारूक अल हसन रुकन मजलिस शूरा, मौलाना सज्जाद सैफी रुकन मजलिस शूरा, मुफ्ती वजीर अली रुकन मजलिस शूरा, मौलाना सरवर सैफी अमीर जनूबी पंजाब और दीगर मकामी क़यादत TLP बशमूल डॉक्टर शाहिद गुज्जर साबका ज़िलाई अमीर तहरीक लब्बैक शेखुपुरा, इंजीनियर खलील अहमद साबका ज़िलाई अमीर तहरीक लब्बैक शेखुपुरा, शेख जवाद अहमद मीडिया एक्टिविस्ट शेखुपुरा, बिलाल अहमद रिजवी साबका नाज़िम आला शेखुपुरा, मोहम्मद असलम डोगर सकना विरन गांव शेखुपुरा, हाजी मोहम्मद सदीक अमीर लाहौर डिवीजन, अब्बास गुजर टिकट होल्डर MPA लाहौर, हसन रजा नक्शबंदी साबका टिकट होल्डर लाहौर, नुमान खालिद उम्मीदवार MNA हल्का 113, ताहिर कश्मीरी, रफाकत अली मुगल साकन मोरावाला और उस्मान बनारस खान भी मौजूद है। ये सारे लोग जो है ये नॉमिनेटेड हैं इसमें और ये उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑफेंस क्या कमिट किया, लाउड स्पीकर से लोगों को इस्तेमाल दिला रहे थे और जैसे सारा मामला उन्होंने किया। उसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक सड़क ये सारे उसमें उन्होंने डाल दिया हुआ है। फिर जो नॉमिनेटेड उसके बाद फिर जो स्पेसिफिक फायर डाला हुआ है, जो खतरनाक बात है वो मैं उस तरफ आऊंगा। अब मैं स्पेसिफिक जो रोल डाला हुआ है वो है खतरनाक बात जो है, इसी इस्लामी स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया, जिनको पहले उन्होंने बता दिया कि उस APB से बाहर निकाला है, निकाल के उसको हमला किया, उसको गोलियां मारी और यहाँ उसके बाद उस पर टॉर्चर किया और यहाँ बता रहे हैं स्पेसिफिक फायर जो उन्होंने एट्रीब्यूट किया है साद रिजवी को। अब ये FIR में नॉमिनेटेड भी हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिक फायर भी और एट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसी स्नाब में स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जिससे SHO को पेट में फायर लगी और वो जख्मी हो गए, यानी कि इनको जख्मी होकर गिर गए। इनको ऊपर स्पेसिफिक फायर डाल दिया गया, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की तो मुसल्ला जत्था ने दोबारा हमला कर दिया जिसकी वजह से दीगर मुतअद्दिद पुलिस मुलाजमान भी जख्मी हुए। इसी दौरान अनस रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और लिहाजा इन दोनों भाइयों के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिक फायर भी डाल दिया है। फिर डंडो सोटो सारा मामला डालने के बाद जो बंदे उन्होंने मौके से अरेस्ट किए हुए शो किए हुए वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो चलो FIR बहुत लंबी है। उन्होंने कहा है जिन लोगों को पकड़ा हमने और उनके जो नाम पता दरियाफ्त करने पर मालूम हुए, इसमें शाहिद अली वल्द लियाकत अली कौम जट सकना जफरवाल, दूसरा बंदा है रिजवान वल्द मनीर कौम मलक सकना कामों की, तीसरा है जैन वल्द अब्बास कौम खोखर सकना जसलानी मोड ननकाना और चौथा बंदा है मुलजुम जैन मदस्सर वल्द नवाज सकना मुजफ्फरगढ़ मालूम हुए हैं। अच्छा, उनकी तलाशी ली उनसे और फिर उनके ऊपर रिकवरी भी डाली हुई है कि उनके इन सब से एक पिस्टल 30 बोर बिला नंबरी जो है इतने वो जो राउंड है वो भी बताया कि इतनी गोलियां जो है 9, 14, 12 और 11 बिलतरतीब जो है, यानी एक में से एक के पास 9, एक के पास 14, एक के पास 12 और 11 गोलियां बरामद हुई। इस तरह वेपन जो है वो रिकवरी भी डाल दी गई है, मौके पे बरामदगी और सारा ये मामला हो गया। अब ये है इस FIR और सेक्शन मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। इस हवाले से अगर इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो मुझे वही पिक्चर नजर आ रही है और उसके बाद सबको पता है कि वो 9 मई के केसेस में कितने लोगों को अब तक जो है सजा भी हो चुकी है। उनका कुछ का मिलिट्री ट्रायल हुआ, कुछ का सिविलियन जेल ट्रायल अभी भी हो रहा है। 96/23 का ट्रायल अभी इस वक्त जेल में जारी है। बाकी इसमें FIR जो एक दो अलग और हुई थी उनमें से वो कुछ को सजाएं हो भी चुकी हैं और बाकी शहरों में जो है उनको भी सजाएं हो चुकी हैं।
बहरहाल ये खतरनाक मामला हो चुका है। अब इसकी क्या रीजन है इसमें जाने की अब जरूरत नहीं है, बहुत इसमें बातें हो चुकी हैं। इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, उन्होंने भी इसमें कुछ मामला सामने लेके आए, लेकिन अब चूंकि देर हो चुकी है इस मामले को, ये इस सारे मामले को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और इस तरह के जो बड़े कद काट के उलमाए कराम हैं उनको इससे पहले हरकत में आना चाहिए था, ताकि इस तरह का मामला होने से पहले उसको समझ लेते। जब ये लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ वहां से रोकना चाहिए था, वहां जाके दरमियान में जाके कोई इस तरह के सुलह सफाई करवा के दोनों, अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे कद काट का बड़ा आलिम जो है, जिसकी वाकई जो एहतराम है तमाम मकातले फिक्र के लोग एहतराम करते हैं, तो वो अगर मैदान में खुद आते और दरमियान में एक बीच बचाव करवाते दरमियानी रास्ता निकल सकता था। बहरहाल अब बात आगे निकल गई है। अब मैं जो देख रहा हूँ इसे अच्छा साइन नहीं है। मैं इस पे अपना लीगल व्यू यही दे रहा हूँ कि ये सेक्शन जितने भी हैं ये इंतहाई खतरनाक है। एक बात याद रखी जाए, इंजीनियर साहब वाला जो मामला था उसमें एक तावील मौजूद है। इंजीनियर साहब ने डायरेक्ट वो बात भी नहीं की और उसमें हमारे उलमाए कराम बाजिद थे और अभी तक बाजिद उसमें है। नहीं वो वाकई ही तौहीन हो गई है और वाकई इसमें है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लाहौर में भी एक बड़ा मुजाहरा किया गया। लेकिन अब याद रखा जाए उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो बहुत मटीरियल भी मौजूद है, यहाँ तो बहुत कुछ पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस जो निजामात लगा रही है उनकी उसके सबूत के तौर पे उनके पास बहुत कुछ एविडेंस मौजूद है जो दिखा भी रही है उसमें। और ऐसे और पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। डीआईजी फैसल कामरान के बकौल उसमें कोई मोर देन 50 पुलिस 70 गालिबन उन्होंने बताया, फिगर दी है, जिनका मेडिकल उनके पास मौजूद है, जिनमें से बहुत ज्यादा फॉर एवर जो है वो डिसेबल हो गया। किसी को टांग कट गई है, किसी का बाजू कट गया, किसी की आंख जाया हो गया, फॉर एवर डिसेबल हो गया। और ये सारे के सारे जो है एविडेंस मौजूद है। जब इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेक्शन लगे हैं, जबकि इंजीनियर साहब ने एक रेफरेंस दिया था, अपनी बात नहीं की थी और इसको भी तौहीन करार दे के उस पे हमारे उलमाए कराम तुल गए थे। अब देखने वाली बात यह है अब यहाँ फिर क्या होगा। यहाँ तो मामला सब कुछ सबके सामने है। और एक उस हवाले से बात की जाए तो ऐसे इंजीनियर साहब के बारे में कहा जाता था कोई वजह नहीं थी, इन्होंने ऐसी पकड़ के बात कर दी, कोई जरूरत नहीं थी ऐसा रेफरेंस देने की, चलो बात समझ में आ गई, उन्होंने एक बात कर दी। और यहाँ मामला देखें इस कॉन्टेक्स्ट में तो वाकई अनकॉल्ड फॉर एक मूव थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जबकि मामला सेटल हो गया था गजा में और वहां पे जश्न मनाया जा रहा था। इधर ऐसी कोई बात तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हो भी गई उसके बाद सारी एविडेंस को कलेक्ट करें या देखें, सामने रखें और फिर इन सेक्शन को देखें तो अब इसमें बड़ी खतरनाक तरफ बात जाती है। तो अगर इसीलिए मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मामला को जो है ना वो आग पे पानी डालें, इस तरह का ना करें। और अब इस तरफ जो है इस हवाले से टीएलपी के हवाले से मामला किस कदर एकदम बैठे बैठाए वो खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। उम्मीद यही है कि इसकी में आने वाले दिनों में कुछ बेटर सेंस प्रीवेल करेगी, मामला को सेटल किया जाएगा। और देखें मरने वाले जो हैं चाहे वो पुलिस ऑफिसर हों चाहे वो टीएलपी के हमारे भाई हों, वो सारे इंसान हैं और वो हर एक इंसान की जान भी कीमती है, चाहे एक ही क्यों नहीं उसमें कैजुअलिटी हुई, वो कीमती जान है, उसके पीछे पूरी फैमिली है। तो लिहाजा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए था, ऐसी मूव भी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मामला होना ही नहीं चाहिए था जिसमें इंसानी जानें जाया होती दोनों साइड से। तो जो भी जानें जाया हुई हैं वो एक अलमिया है, वो एक ट्रेजेडी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार मैं ये बात रिपीट करूंगा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये बहुत बड़ा मिसहैप है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंसानी जान एक भी जाया नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो गया है तो आइंदा के लिए ऐसे मामला नहीं करने चाहिए जिससे इस तरह का कोई मामला हो और इंसानी जान के ज़िया का बायस बने। बहरहाल मैं इसी फिलहाल तो इसके ऊपर जो लीगल व्यू था मैंने दे दिया कि खतरनाक तरफ ये बात जा रही है, इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल के मामला को स्मूथ साइड पे लेके जाना चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी है। मुल्क सबका है, ये टीएलपी का भी है, ये मेरा भी है, ये आपका भी है, ये पुलिस का भी है, ये वतन सबका है। लिहाजा सबको अमन व आशकी के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।